गो बिग और गो होम, ये एक अमेरिकन मुहावरा है जो लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए मोटिवेट करता है। लगभग 10 साल पहले इस मुहावरे ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी एंट्री मारी और इस मुहावरे को पॉपुलराइज करने का जो श्रेय है वो जाता है विजय शेखर शर्मा को। विजय शेखर शर्मा या कह लीजिए वीएसएस, इनसे बेहतर कोई नहीं है ब्रांड एम्बेसडर इस मुहावरे का। उनके ऑफिस की दीवारों पर, उनके कॉफी मग पर यही मोटो, यही मुहावरा छपा हुआ है, मानो उनके माइंड में ही ये मुहावरा छपा है। हर इंटरव्यू में इस मुहावरे को वो दोहरा चुके हैं पिछले कई सालों में और इसकी पूरी झलक हमें दिखती भी है जब 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीमोनेटाइजेशन की घोषणा करते हैं। 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से हटा देते हैं। रातों रात वीएसएस ने देश भर के लगभग सारे बड़े अखबारों में फ्रंट पेज एड छपवा दिया पेटीएम के लिए। पेटीएम शर्मा की 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी थी। एड में मोदी के मास्टर स्ट्रोक की तारीफ करते हुए डीमोनेटाइजेशन को, एंड आई कोट, बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताया गया और मोदी जी के एक बड़ी तस्वीर के साथ टैगलाइन लिखा गया, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अच्छे दिन नोटबंदी से शुरू होते हैं और फिर हर जगह, हर दुकान पर यही धुन सुनने को मिलती है, पेटीएम करो। कुछ ही महीनों के अंदर लाखों लोग पेटीएम अकाउंट्स खोल लेते हैं। उस साल नोटबंदी की बदौलत कंपनी देश भर में 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। कुल 177 मिलियन ग्राहकों के बीच में 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस। ये तो बस शुरुआत थी। पेटीएम को 2018 में टाइम मैगजीन की जीनियस कंपनीज की सूची में शामिल किया गया। कंपनी एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट और गोल्ड के बिजनेस में भी एंट्री मारती है। वीएसएस इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर बन जाते हैं। 3 साल बाद नवंबर 2021 में वीएसएस की कंपनी 197 कम्युनिकेशन अपना आईपीओ कंप्लीट करती है। कुल $2.4 बिलियन रेस करती है। वीएसएस, विजय शेखर शर्मा, स्टार्टअप वर्ल्ड के सिकंदर बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं। लेकिन कट टू फरवरी 2024, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि शर्मा और 197 कम्युनिकेशन द्वारा ज्वाइंटली ओन्ड था, उसे आदेश दिया कि वो अपने सभी नए बैंकिंग ग्राहकों और ऑनबोर्डिंग बंद कर दे। कस्टमर्स के अकाउंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक थे, उनमें डिपॉजिट, उनमें फास्टैग, उनमें प्रीपेड रिचार्ज, यूपीआई बिल पेमेंट, सब कुछ बंद हो जाएगा 15 मार्च के बाद। लोग हैरान, परेशान, लेकिन विजय शेखर शर्मा को हैरान होने की जरूरत नहीं थी। पेटीएम को कई बार आरबीआई ने पिछले कई सालों में कई वार्निंग्स दी, पेनल्टी भी लगाई गई, पर यह तो ना माने। इनका तो हौसला था कि इनको पूरा कुछ कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, आरबीआई की गाज गिरने के बाद भी वीएसएस कहते हैं, अरे ठीक है, ये एक स्पीड बंप है, कुछ ज्यादा नहीं होगा और ये वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम लगाएंगे तो ठीक है, हमारी एबिटा पर अब 500 करोड़ का नुकसान होगा 1 साल के लिए और ये एक वन टाइम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि यह कंपनी के लिए आज तक का सबसे बड़ा क्राइसिस था। विजय शेखर शर्मा के करियर का सबसे बड़ा क्राइसिस था। पेटीएम की मेन सर्विस, उसका डिजिटल वॉलेट बिजनेस अब उसके हाथ से फिसल रहा था। 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक्ड कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। उसके ऊपर कंज्यूमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में टॉपअप नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज का देशभक्त डीप डाइव इस करंट क्राइसिस पर सिर्फ नहीं है। हमने इस पर ऑलरेडी एक एपिसोड डिटेल बना के रखा है कि क्या हो गया था जिसके वजह से आरबीआई की गाज गिरी। इस एपिसोड में पता लगाएंगे कि पेटीएम जैसी कंपनी जो फिनटेक का सरताज था, आज यहां तक कैसे पहुंच गई कि उसके बिकने की अफवाहें चल रही हैं मार्केट में। जिस कंपनी ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप की काया पलट कर दी थी, आज उसकी किस्मत अपने आप ऐसे कैसे पलट गई है। और शायद यह भी सीख लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े बड़े ईगो के चलते एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी और कितने न जाने हजारों नौकरियां खतरे में आ गई। आपने इसे बहुत बार सुना होगा, वही क्लासिक रैग्स टू रिचेस वाली कहानी। एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था शुरुआत करता है और फिर ढेर सारा मेहनत और थोड़ा सा लक, थोड़ी सी किस्मत
से एक एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है। ओपरा विनफ्री इस एक मुख्य उदाहरण है। ये इसे क्विंटीसेंशियल अमेरिकन ड्रीम भी कहा जाता है। और अगर आप नजदीक देखें, हमारे देश में देखें, तो बाइजू रविंद्रन एक अच्छा उदाहरण रहेंगे। वीएसएस की कहानी बाइजूस के फाउंडर बाइजू रविंद्रन से काफी हद तक मिलती है। दोनों ही सिंपल बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि विजय शेखर शर्मा अक्सर 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे ट्रांसपोर्ट के पैसे बचाने के लिए, ताकि अगले दिन की ब्रेकफास्ट के पैसे का इंतजाम हो सके। दोनों ही ऐसे स्कूल्स और बैकग्राउंड और कॉलेजेस में पढ़े हैं जहां इंग्लिश मीडियम नहीं था। रविंद्रन के मुताबिक उन्होंने स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनकर इंग्लिश सीखी, जबकि विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि वो किताबें इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशंस पढ़ते थे ताकि वो अंग्रेजी सीख पाए। दोनों ने अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरुआत करने से पहले छोटे मोटे जॉब्स भी किए थे। रविंद्रन को दोस्तों के कैट ट्यूशन दिलवाने में जो मजा आया, उससे टीचिंग का जो चस्का आया, उससे उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। विजय शेखर शर्मा की कहानी है कि उन्होंने दरियागंज में एक मैगजीन में सिलिकॉन वैली की तस्वीर देखी और ठान लिया कि अगर वो सिलिकॉन वैली नहीं जा सकते हैं तो खुद यहीं सिलिकॉन वैली कंपनी खड़ा करेंगे। दोनों बाइजूस और पेटीएम ने नई ऊंचाइयों को छुआ। पेटीएम इंडिया का सबसे हाई वैल्यूएशन का स्टार्टअप था। पैंडेमिक में बाइजूस उससे भी आगे निकल गया, उससे भी बड़ा यूनिकॉर्न बन गया। रविंद्रन और शर्मा दोनों ही अपने अपने इकोसिस्टम्स के भगवान माने जाते हैं। स्टार्टअप इकोनॉमी में ग्लोबल स्टेज पर इंडिया राइजिंग की कहानी इनके बूते पर ही बोली जाती है। एक टाइम पर दोनों का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्रमुख ग्लोबल इवेंट्स में आना जाना बहुत कॉमन था, पर दोनों की ही किस्मत एक बेहद ट्रैजिक तरीके से पलट जाती है। कुछ महीने पहले हमने बाइजूस पर एक पूरा एपिसोड बनाया था और बाइजूस की कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। आपको काफी पसंद आया था वो एपिसोड, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज देखते हैं कैसे विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के बुरे दिन आए और पूरे हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम, बिजनेसमैन और जो हम फैन बॉयज बन जाते हैं, उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए। शर्मा ने साल 2000 में नोएडा में 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत की। 10 साल तक कंपनी इंक्यूबेशन में रहती है। 2010 में कंपनी ऑफिशियली लॉन्च करती है एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच माने डायरेक्ट टू होम रिचार्ज कराती हो, जो कि इंडियन मार्केट में एक स्पेसिफिक जरूरत को पूरा कर रहा था। कोई बड़े एंबिशंस नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये जल्द ही पब्लिक और इन्वेस्टर्स के साथ रेजोनेट करने लगा, लोगों को पोटेंशियल दिखने लगा इस कंपनी में। 2013 में कंपनी ने पोस्टपेड मोबाइल बिल पेमेंट्स और लैंडलाइन बिल पेमेंट्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया। एक साल बाद अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया। उसके बाद तो जैसे गेम ही बदल गया। मार्च 2015 में पेटीएम को जैक मा के अलीबाबा ग्रुप, जो कि चाइना का सबसे बड़ा कंग्लोमरेट था, उससे काफी बड़ी फंडिंग मिली। अगले साल माउंटेन कैपिटल से फंड रेज किए और कंपनी ने मूवी टिकटिंग, फ्लाइट बुकिंग का भी बिजनेस शुरू कर दिया। फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, पेटीएम की किस्मत चमकी और हर बाजार और घर में पेटीएम पेटीएम की गूंज आने लगी। अब किसी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना होता था तो वो कहता था भाई पेटीएम करो, चाहे एप्लीकेशन जो भी इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक जैसे फोटोकॉपी नहीं, हम कहते हैं जेरोक्स करके आते हैं, इसको जेरोक्स करा लो। कुछ उसी तरीके से पेटीएम मशहूर हो गया, एक वर्ड बन गया हमारे लैंग्वेज में। शोहरत के साथ पैसा भी भर भर कर आता है। कंपनी ने और भी फंड्स रेज किए और पूरे फिनटेक सेक्टर में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, चाहे वो कॉमर्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या वेल्थ मैनेजमेंट हो। 2021 में ये दलाल स्ट्रीट तक पहुंच गए। अपने इशू प्राइस से डिस्काउंट पर भी लिस्ट होने के बावजूद शर्मा की कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग बनी। पेटीएम का आईपीओ 2021 में $2.4 बिलियन का हुआ, जो कि उस टाइम पे देश का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्टिंग था। एलआईसी का आईपीओ 2022 में आता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा 2.7 बिलियन पर आता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ ही साल पुरानी पेटीएम ने ऑलमोस्ट एलआईसी के बराबर आईपीओ रेज किया। यह रुतबा था और यह विश्वास था लोगों का पेटीएम के ऊपर। मगर उसके बावजूद शर्मा और उनकी कंपनी हर कुछ दिनों में कोई ना कोई विवाद में फंसती रहती थी। बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर आरबीआई से बुलावे आते रहते थे। फिर शर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी सोनिया धवन के खिलाफ एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का एलिगेशन का केस भी आया और मैसिव डेटा ब्रीच के केसेस रिपोर्ट हुए। हालांकि पेटीएम ने यह सारी चीजें डाउनप्ले करने की हमेशा कोशिश की है।
लेकिन धवन, जो शर्मा की पहले एसोसिएट्स में से एक है, अपने पति रूपक जैन के साथ एक विवाद में फंस जाती हैं, जिसमें ब्लैकमेल का आरोप भी शामिल होता है। अक्टूबर 2018 में नोएडा पुलिस ने सोनिया धवन, उनके पति रूपक जैन और उनके एक कॉलीग को अरेस्ट किया, इस आरोप पे कि उन्होंने विजय शेखर शर्मा से लगभग 20 करोड़ रुपए वसूली करने की कोशिश की, यह कह के कि हम कंपनी का सीक्रेट डेटा लीक कर देंगे। आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड के अलग अलग धाराएं भी लगाई जाती हैं, जिसमें वसूली और क्रिमिनल कंस्पिरेसी शामिल है। मुद्दे को मीडिया कवरेज मिलती है, भाई इतनी बड़ी स्टार्टअप कंपनी जो ठहरी। लेकिन कुछ महीनों तक कस्टडी में रहने के बाद धवन को बेल मिल जाती है और वो फिर से पेटीएम पर वापस पहुंच जाती है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक धवन उस कुछ टाइम बाद उन्होंने पेटीएम छोड़ा और SAIF पार्टनर्स नामक कंपनी ज्वाइन कर लिया। फिर 2019 में खबर आई कि पेटीएम कंपनी ने अपने यूजर्स को फोन पे और गूगल पे जैसे राइवल प्लेटफॉर्म्स पर फंड्स भेजने से ब्लॉक कर दिया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए। एक साल बाद भारत में बढ़ते एंटी चाइना सेंटिमेंट के चलते पेटीएम जैसे चाइनीज फंडेड कंपनीज को बॉयकॉट करने की भी मांग हुई। उसी साल गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को टेम्पररी सस्पेंशन भी मिला, उनके गैम्बलिंग पॉलिसीज ब्रेक करने के आरोप में। मगर इस सब के दौरान शर्मा को एंट ग्रुप, सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन कैपिटल जैसे बड़े बड़े कंपनीज और फंड से पैसा आता रहा, भर भर के पैसा आ रहा था, क्योंकि बाद में सबको मुनाफा दिख रहा था। कंपनी ने जब अपने आईपीओ में जो उसका शेयर प्राइस था 2150, उसे गिरा दिया, 1950 कर दिया, उस पर इशू किया, तब सब चुप रहे। किसी ने सवाल नहीं पूछा, न डायरेक्टर्स ने गवर्नेंस के बारे में सवाल पूछा, न वर्क कल्चर के बारे में, या ये प्राइस इतना ज्यादा क्यों था, कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। साफ है कि कंपनी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही थी, खासकर की डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के दौरान, कि उसके पास रुक के सोचने के लिए टाइम तक नहीं था। लेकिन अगर सवाल पूछने वाले होते तो विजय शेखर शर्मा को भगवान मानने वाले लोग तुरंत समझ जाते कि कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पेटीएम की बुनियादी प्रॉब्लम थी उसका बिजनेस मॉडल। उसकी कोर ऑफरिंग थी डिजिटल वॉलेट और पेमेंट्स। इसमें उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, मगर जल्द ही मार्केट में काफी कंपटीशन भी बढ़ रहा था। पेटीएम ने अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए और ग्रो करने की कोशिश की और साथ ही में एक सुपर ऐप बनाया। जैसे उसके पास लाखों यूजर्स पहले से ही थे, अब उन्हीं यूजर्स को वो हर चीज बेचेंगे, ई कॉमर्स, ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, फास्टैग, डिपॉजिट, लोन, जो कुछ हो भैया, वन नेशन वन ऐप। अब पेटीएम ने सुपर ऐप तो बना लिया, मगर उतना बेनिफिट उसको नहीं मिल पाया जितना उसको उम्मीद थी। हर बिजनेस सेगमेंट में याद रखिए, Amazon, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, Booking.com जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, तो पेटीएम ज्यादा फील्ड्स में एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, और अगर एक्सपैंड कर भी रहा था तो फिर वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जा रहा था, मास्टर ऑफ नन। इस वन नेशन वन ऐप के चक्कर में पेटीएम यूपीआई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देती है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बात है, पेटीएम यूपीआई ही तो है। पर स्टार्टिंग में पेटीएम की कोर ऑफरिंग डिजिटल वॉलेट था, नॉट यूपीआई। वो तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में यूपीआई इंट्रोड्यूस किया। यूपीआई बेसिकली यूजर्स को बिना वॉलेट सीधे बैंक अकाउंट के बीच में मोबाइल फोन से ट्रांसफर इनेबल कर देता है। तो जो मिडिल मैन है, जो डिजिटल वॉलेट है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब महीनों के अंदर पेटीएम ने पाया कि वो तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया है। मगर 2016 में यह किसी को पता नहीं था कि यूपीआई ढंग से काम करेगा, नहीं करेगा, अडॉप्शन होगा, नहीं होगा, लोग उसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो पेटीएम ने तय किया कि वो अपने डिजिटल वॉलेट मॉडल को उस पर और इन्वेस्ट करेगी, डबल डाउन करेगी, खुद का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और तगड़ा बनाएगी। मगर यूपीआई कुछ इस तरीके से पॉपुलर हुआ कि उसने डिजिटल पेमेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर उठा लिया। पेटीएम को मजबूरन यूपीआई अपनाना पड़ा 18 महीनों बाद, लेकिन ये 18 महीने बहुत महंगे पड़े। तब तक गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स यूपीआई मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे। एनसीपीआई के डेटा के अनुसार अक्टूबर 2023 में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस में फोन पे का सबसे बड़ा मार्केट शेयर था 46% और दूसरे नंबर पर गूगल पे था 36%, पेटीएम सिर्फ 13% मार्केट शेयर। याद रखिए, ये वो कंपनी है जिसने डिजिटल पेमेंट्स, पेटीएम करो, एटीएम मत करो, ये सब शुरुआत की थी, लेकिन कितनी जल्दी देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती है।
इस सब के चलते पेटीएम बहुत प्रेशर के अंडर आने लगती है, शेयर मार्केट पे उसके प्राइस और गिरने लगती है। साथ ही साथ कंपनी की पब्लिक ऑफरिंग को लेकर भी कई सवाल और ऑपोजिशन था, मगर कंपनी ने आईपीओ किया और स्टार्ट ही में प्राइस गिरने लगा और पूरी दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओस बन गया। लेकिन शर्मा फ्लैम्बॉयंट और जिद्दी थे, शायद ये उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनफॉल्स है। लिस्टिंग के बाद सीएनबीसी टीवी 18 के एक इंटरव्यू में आप खुद ये बात देख सकते हो। शर्मा और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुर देओरा का एटीट्यूड देखिए, जवाब और बिहेवियर में फर्क देखिए। शर्मा का घमंड और देओरा का हौसला। We are the largest payment company in India. No. Revenues are all gung-ho. We're not going to comment on a random report. People will take time to understand the business model. Are you judging people who invested in us as dumb? Hashtag was shut in this country. शेयर प्राइस में मार, यूपीआई के हार के बाद 2022 में कंपनी ने फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश की और कुछ उम्मीद जरूर जगी। कंपनी ने अपने कस्टमर्स और मर्चेंट्स को बहुत स्मॉल पर्सनल लोन्स देना शुरू किया। अगर आप इसको स्केल पे कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो तो काफी पैसा कमा सकते हो। तो पेटीएम इस खेल में कूद जाती है, लेकिन औंधे मुंह गिर जाती है। लोन अप्रूवल्स की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कई बार कस्टमर्स को लेंडर की आइडेंटिटी पता नहीं होती थी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, पेटीएम के केवाईसी डेटा में काफी सारे गैप्स थे, जिसके चलते बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी होने लगे। कंपनी इसी समय आरबीआई के रेडार पर आती है। हम इस पे पूरा एपिसोड बना चुके हैं, पर इतना समझ लीजिए कि 5 साल से आरबीआई लगातार अलग अलग वार्निंग देती आई पेटीएम को। ऑडिट में बहुत सारी चीजें सामने आई, पेटीएम ने पेनल्टीज भी पे की जो उन पर लगाई गई थी। पेटीएम ने इतने बड़े लेवल पर नॉन कंप्लायंस किया कि मैनेजमेंट की एबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पहले ही लग जाना चाहिए था। डायरेक्टर्स को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2018 में आरबीआई ने पहली बार पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फ्लैग किया। कई वार्निंग्स के बाद आरबीआई ने 2021 में 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई। एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी इस पॉइंट पर सुधर जाती, समझ जाती कि बेटा अब हो गया टाइम। पर फिर से मार्च 2022 में आरबीआई को पता चलता है कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और केवाईसी कंप्लायंस में काफी प्रॉब्लम्स है। आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ते रहते हैं। कंपनी कहती रहती है कि हम सब ठीक कर देंगे, सब चंगा है, लेकिन कुछ चंगा होता नहीं है। पेनल्टी पर पेनल्टी लगती रहती है। अब इतना तो साफ है कि कंपनी को साइबर सिक्योरिटी और केवाईसी जैसी चीजों से और रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका बस मतलब था हाउ टू ग्रो, पैसा कमाओ, रेगुलेशन साइड में हटाओ। पर यहां एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि इस पूरी कहानी में मार्केट रेगुलेटर और सरकार क्या कर रही थी? इतनी लंबी ढील दी क्यों गई? पेटीएम और बायजूस की कहानी देखिए तो पूरे एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम पर एक सवाल जरूर उठता है। दोनों ने बार बार इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया। पेटीएम के केस में तो रेगुलेटर्स को भी मिसलीड किया गया और झूठे वायदे किए गए। दोनों ने एग्रेसिवली बस ग्रोथ की कोशिश की, सिर्फ अपने टॉप लाइन को बढ़ाने का सोचा। किसी ने कॉस्ट, मार्जिन या प्रॉफिट के बारे में ढंग से नहीं देखा कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या आएगा। बायजूस ने तो प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं सोचा था, अंट-संट उन लोग भेजते थे। दोनों ही रेगुलेशन और कंप्लायंस को दरकिनार कर चुके थे, कोई मतलब ही नहीं था। रविंद्रन की तरह शर्मा को भी लगता था कि भाई वो तो हीरो है ना, अरे एन वक्त पर कहानी को वो बचा लेंगे, 2-4 फोन कॉल कर देंगे। पेटीएम, बायजूस, भारत पे जैसे कंपनीज की प्रॉब्लम अगर आप देखो तो उसका सीधा तरीके से आपको समझ में आएगा कि फाउंडर्स का जो एग्रेसिव और समटाइम्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, उसके वजह से हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा ही रेप्यूटेशनल डैमेज लग रहा है। हां, हर चीज शर्मा की गलती नहीं थी, मगर उनकी लीडरशिप पर बहुत बड़ा सवाल तो जरूर उठता है। कंपनी ने एक सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए जिसके चलते वो आज इस हालत में है। फाउंडर और सीईओ होते हुए भाई शर्मा जी को ही तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से कंप्लायंस में फेल कैसे हो सकती है? इतने वार्निंग्स कैसे इग्नोर कर सकती है? आरबीआई की पेनल्टीज को सीरियसली क्यों नहीं ले सकती है? और पेटीएम और बायजूस में एक और सिमिलैरिटी निकलती है कि दोनों ही अपनी इंप्लॉइज को बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं करते थे। एक तो उनका वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल टॉक्सिक था, उसके ऊपर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कभी भी ले ऑफ हो सकता है। अभी दिसंबर में पेटीएम ने कुछ इंप्लॉइज को ले ऑफ किया, पिछले कुछ दिनों में फिर से वॉलेंट्री रेजिग्नेशन की खबर आ रही है, पेटीएम फिर से इसको डिनाई कर रही है। एक और सिमिलैरिटी भी है कि जब कोई दिक्कत आए तो ये एंटरप्रेन्योर्स तिरंगे के पीछे छुप जाते हैं कि हमें तो भैया देखो पैसे दो,
हम छोटे मोटे इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जो देश के लिए कर रहे हैं काम, जो देश के लिए कर रहे हैं सेवा, हमें तो छूट चाहिए। हां, और अगर आप हमारे ऊपर कुछ करोगे ना, हमारे ऊपर चोट पहुंचाओगे, तो देश के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को चोट पहुंचेगी। भाई कमाल है यार, ये भी बिजनेस फकीरी है। ये बात सही है कि फाउंडर्स ने एक पूरे जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। उनकी मशक्कत, उनका जज्बा, उनके टैलेंट पर सवाल नहीं है। बिना जनरेशनल वेल्थ $1 बिलियन बिजनेस खड़ा करना आसान बात नहीं है। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ एंड गोल के पीछे भागना भी सही नहीं है, शॉर्टकट अपनाना भी सही नहीं है, गलत रास्तों को जस्टिफाई करना सही नहीं है। आप किस तरीके से बिजनेस बनाते हैं, क्या वर्क कल्चर बनाते हैं, क्या रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आरबीआई की इज्जत करते हैं, भाई ये भी जरूरी है बिजनेस में। नहीं तो ये फाउंडर्स जिन्होंने युवाओं को इंस्पायर किया है, वो खुद ही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर यही आइकॉन बनेंगे तो अब पेटीएम का होने क्या वाला है। देखिए, कंपनी की जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी, उसका जो कंपेटिटिव एज था, वो तो खत्म हो चुका है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो उनका कह लीजिए ब्रह्मास्त्र था, वो उनसे छिन चुका है। अब सवाल यह है कि जो चीजें ऑलरेडी नहीं चल रही हैं, उससे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, उनके टैग्स, उनके कार्ड्स। अभी पेटीएम सिर्फ एक थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनकर रह गई है, गूगल पे, फोन पे की तरह। पर उनके साथ कंपीट करना पेटीएम के लिए अभी मुश्किल है। मार्केट शेयर उनके पास कम है इन कंपैरिजन। लेकिन विजय शेखर शर्मा को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ऐसा हो भी सकता है। हो सकता है कि कल पेटीएम एआई के दुनिया में कुछ नया कर दे। विजय शेखर शर्मा के अगर आप ट्वीट्स देखें तो एआई के बारे में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने इस हादसे से सबक लिया है या नहीं? शायद नहीं, क्योंकि हाल ही में टोक्यो में एक समिट में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सीख इस पूरे एपिसोड से है कि अपने टीम मेंबर्स और एडवाइजर्स पर पूरा भरोसा मत करो, कुछ प्रॉब्लम्स खुद सुलझाओ। तो ये तो अपने आप को अभी भी निर्दोष बता रहे हैं, गलत कोई और था, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, कितने बेचारे हैं। चलिए, जो भी हो, बहुत जरूरी है कि कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी ले और कंपनी को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। यह पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। पर यहां हम सबके लिए भी एक बहुत जरूरी सबक है कि हमें ऐसे फायर ब्रांड, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाले एंटरप्रेन्योर्स को भगवान भी नहीं बनाना चाहिए। अगर रोल मॉडल चाहिए तो ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं और ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, जिनके पास शायद इतना वेंचर कैपिटल कभी नहीं रहा हो, लेकिन अपने ढंग से, अपने पैरों पर खड़े होकर, बिना किसी से वेंचर फंड उठाए हुए, वो देश के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आपको कई ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हां, वो बिजनेसमैन सोशल मीडिया पर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाते हैं। हम तो ऐसे ही हार्ड वर्किंग, नो लॉस, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कंपनीज को सलाम करेंगे और आशा करेंगे कि आप भी ऐसे कंपनीज को से प्रेरणा लो, ना कि वो कंपनीज जो रेगुलेशंस को आए दिन फ्लाउट करे, वर्कर्स की इज्जत ना करे और बस ये सोचे कि भैया जल्दी जल्दी यूनिकॉर्न बन जाए, $1 बिलियन वैल्यूएशन हो जाए। जब असली कंपनीज को हम वैल्यू करेंगे, खासकर कि स्मॉल एंड मीडियम, तब हमें समझ में आएगा कि जो देश के जो पहिए चल रहे हैं वो कौन चला रहा है। और शायद अगर ऐसे और 1000 कंपनीज बनेंगे, तब जाकर हम सच्ची में विश्व गुरु बनेंगे इन मैन्युफैक्चर, इन बिजनेस।